और सबसे ज़्यादा खतरे में जो है वो है इंडिया। हमारे पास कोई इफेक्टिव एंटीबायोटिक नहीं बची जिससे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकें। Antibiotic resistant bacteria that could threaten not just India but the world. कोई भी बैक्टीरिया वायरस बहुत तेजी से फैलता है। प्राइम मिनिस्टर ने इस पे वार्निंग दी। निमोनिया और ये ट्रेडिंग इंडिया में बहुत सक्सेसफुली चल रही है। 3,500 लोगों की डेथ हर रोज होती है और वहां से जो रिजल्ट आया वो शॉकिंग था। इंडिया ही क्यों सबसे ज्यादा इस क्राइसिस का शिकार हुआ है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। इमेजिन करो आपको एक छोटा सा इन्फेक्शन होता है, आप एक एंटीबायोटिक लेते हो और 1-2 दिन में ठीक हो जाते हो। लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म, लेकिन ये सच नहीं है। कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अगर कल को आप सीरियसली बीमार हो जाते हो और डॉक्टर वही सेम एंटीबायोटिक फिर से देता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एंटीबायोटिक अब आपके ऊपर काम नहीं करेगी। बीमारी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुई, बल्कि वो एंटीबायोटिक कमज़ोर हो चुका था। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उस एंटीबायोटिक को हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बार बार यूज़ किया, और जब बार बार अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया ट्रेन हो जाते हैं और एंटीबायोटिक से नहीं मरते। इस प्रोसेस को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मेडिकल शब्दावली में दवाओं के बेअसर होने की इस स्थिति को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी AMR कहा जाता है। ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और उन पर दवाओं की प्रतिक्रिया नहीं होती। इससे किसी संक्रमण का इलाज कठिन हो जाता है और गंभीर बीमारी के फैलने और उससे मौत होने का खतरा बढ़ जाता है। सोचिए, सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, छोटी मोटी सर्जरीज या माइल्ड निमोनिया हो और डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास कोई इफेक्टिव एंटीबायोटिक नहीं बची जिससे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकें। ये कोई 20-30 साल बाद आने वाली समस्या नहीं है, बल्कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और सबसे ज़्यादा खतरे में जो है वो है इंडिया। There's a new health alarm ringing across India, a silent but deadly surge of superbugs, which is antibiotic resistant bacteria that could threaten not just India but the world. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्राइसिस एक ग्लोबल थ्रेट है, लेकिन इंडिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एपिसेंटर बन चुका है। एपिसेंटर उस जगह को कहते हैं जहां कोई भी बीमारी, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस बहुत तेजी से फैलता है, जैसे कि कोविड-19 के केस में चाइना। इस केस में इंडिया है जहां एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं और अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। आप इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने दिसंबर 29, 2025 को अपने मन की बात के 129th एपिसोड में इस पे वार्निंग दी। निमोनिया और UTI जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हम इंडियंस एक मिथ पर बिलीव करते हैं, एक पिल हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कोल्ड हो एंटीबायोटिक ले लो, फीवर हो एंटीबायोटिक ले लो, सोर थ्रोट हो एंटीबायोटिक ले लो और स्टमक इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक ले लो। बस एक गोली और हर चीज का इलाज। लेकिन रियलिटी है क्या? ज्यादातर सीजनल इन्फेक्शंस वायरल होते हैं। जो वायरल की ट्रीटमेंट में नॉर्मली कोई खास ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विटामिन सी, खूब सारा पानी और क्रोसिन या डोलो का इस्तेमाल करने से वायरल फीवर अपने आप चला जाता है, क्योंकि वायरल फीवर सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। सेल्फ लिमिटिंग होने के कारण ये अपने आप निकल जाता है। एंटीबायोटिक वायरस पर काम नहीं करती, तो जब आप बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स लेते हो, आप खुद को ट्रीट नहीं करते बल्कि बैक्टीरिया को ट्रेन कर रहे होते हो। और बिलीव मी, ये ट्रेनिंग इंडिया में बहुत सक्सेसफुली चल रही है। क्या आपको पता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हर साल पूरी दुनिया में कितने लोग मरते हैं? 1.2 मिलियन, यानी 12 लाख लोग, यानी 3,500 लोगों की डेथ हर रोज होती है। ग्लोबल रेजिस्टेंस ऑन एंटीमाइक्रोबियल ग्राम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया में 1990 से लेकर अभी तक हर साल लगभग 3 लाख लोगों की जान एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से चली जाती है। एज पर द ग्राम, इन 2021 एस्टिमेटेड 2,67,000 डेथ्स वर एट्रीब्यूटेड टू एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका मतलब 2021 में लगभग 2,67,000 डेथ्स डायरेक्टली एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हुई। यहाँ एट्रीब्यूटेबल टू एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब जिस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ, अगर वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होता तो ये लोग बच सकते थे। मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही डायरेक्ट कॉज बना डेथ्स का। अब बात करते हैं इंडिया ही क्यों सबसे ज्यादा इस क्राइसिस का शिकार हुआ है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एंटीबायोटिक कंज्यूमर्स में से एक है। इंडिया की टॉप मेडिकल बॉडी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने हाल ही में एक डेटा रिलीज किया और उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और UTI जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है।
रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 2025 में एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव स्टडी द लेंसेट में पब्लिश हुई। इसमें इंडिया, नीदरलैंड, इटली और यूएसए के साइंटिस्ट ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम किया, जिसमें हॉस्पिटल आए पेशेंट्स से स्वैब लिए गए और उनको कल्चर किया गया, और वहां से जो रिजल्ट्स आया वो शॉकिंग था। नीदरलैंड्स में 10%, यूएसए में 20%, इटली में 30% और इंडिया में 83%। इंडिया के 83% सैंपल्स में कम से कम एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट था। 83%। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक ऐसा क्राइसिस है जो साइलेंटली इंडियन पॉपुलेशन में घर कर गया है और लोगों को अंदाजा तक नहीं। इस सर्वे के अनुसार इंडियन हॉस्पिटल्स में सिर्फ 45% एंटीबायोटिक्स एक्चुअल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। 50% से ज्यादा केसेस में प्रिवेंटिव या अननेसेसरी यूज होता है। प्रिवेंटिव या अननेसेसरी, इसका मतलब जैसे आप अपने घर में काउच पर बैठकर टेलीविजन देख रहे हो लेकिन आपने हेलमेट पहन रखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये हेलमेट पहनने से आप सेफ हो, तो आंसर बोलोगे हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसकी यहाँ जरूरत है, तो नहीं। एग्जैक्टली वही चीज एंटीबायोटिक के साथ हो रही है। हम डर के मारे तब भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं जब इसकी जरूरत नहीं होती है। कर्नाटका में एक कोवर्ट ऑपरेशन में पता चला कि 80% फार्मासिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेच देते हैं। और आई एम श्योर कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ये सिर्फ कर्नाटका की नहीं बल्कि इंडिया के लगभग हर एक राज्य में यही हो रहा है। आपके स्टेट में क्या हाल है, कमेंट में बताना जरूर, ताकि आपके स्टेट की गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे और वो भी नींद से जागे। यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ ह्यूमन ही एंटीबायोटिक्स नहीं ले रहे, फार्म एनिमल्स को भी एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं मैसिव लेवल पर उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर में एंटीबायोटिक्स का यूज हो रहा है, डेयरी इंडस्ट्री में भी गाय भैंसों को एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, एक्वाकल्चर में भी एंटीबायोटिक्स का खूब यूज हो रहा है। इस तरह से एंटीबायोटिक्स आपके खाने में, आपके पानी में और आपके फूड चेन में बहुत तेजी से पहुंच रही है। इसके बाद आप ऐड कर लीजिए पुअर सैनिटेशन, क्राउडेड हॉस्पिटल्स, हाई इन्फेक्शन बर्डन और पॉल्यूशन जैसी समस्याएं, और आप बना देते हो परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को तैयार करने के लिए, इन सुपर बग्स को तैयार करने के लिए। अब आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बात करेंगे ताकि आपको कुछ मूल प्रश्नों के उत्तर बड़े ही आसानी से मिल जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स एक्चुअली है क्या? तो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होते हैं जो बैक्टीरिया को या तो मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अगर ये बैक्टीरिया को मारते हैं तो उन्हें बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक कहेंगे, और अगर उनकी ग्रोथ रोकते हैं तो उन्हें बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करती। इनमें एंटीबायोटिक्स लेने का कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्या है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 पेशेंट्स को निमोनिया होता है। निमोनिया में कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। दोनों पेशेंट्स को सेम ड्रग्स दिया जाता है। एक रिकवर कर जाता है लेकिन दूसरा रिकवर नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे पेशेंट्स की बॉडी में जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है वो इन सभी एंटीबायोटिक्स को रजिस्ट कर सकता है, यानी इनसे बच सकता है। मतलब इस बैक्टीरिया के पास इन सभी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। इसे कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप कैसे करते हैं? तो बैक्टीरिया छोटे जरूर होते हैं लेकिन इनके पास एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट सर्वाइवल मशीनरी होती है। इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से म्यूटेशन, जीन ट्रांसफर, इफ्लक्स पंप एंड ड्रग डिस्ट्रॉइंग एंजाइम्स, ये कुछ तरीके हैं। इनमें से म्यूटेशन मेन रीजन होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने का। इसमें बैक्टीरिया के डीएनए में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हो जाते हैं और इसकी वजह से अब ये बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम्स बनाने लगते हैं जो ये पहले नहीं बनाया करते थे। वो एंजाइम्स या तो एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ इफ्लक्स कर सकते हैं या किसी भी तरीके से एंटीबायोटिक को इनएक्टिव कर सकते हैं।
अगर एक बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन आसपास के सभी बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकता है और ये म्यूटेशन इंड्यूस होता है कई कारणों से। एनवायरमेंटल स्ट्रेस इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। आपका गलत एंटीबायोटिक लेना या एंटीबायोटिक्स का फुल कोर्स ना करना भी इनके लिए एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस की तरह ही होता है। जब आप गलत एंटीबायोटिक लेते हो या फुल कोर्स नहीं करते, ये बैक्टीरिया मरते नहीं बल्कि स्ट्रेस में चले जाते हैं। और आपको तो ये पता ही है कि अगर किसी इंसान को भी बहुत स्ट्रेस हो और वो उस स्ट्रेस से निकल जाए तो वो वहाँ से निकलकर और भी ताकतवर और भी स्ट्रांग और भी पावरफुल बन जाता है। सेम चीज़ बैक्टीरिया के साथ होती है। गलत एंटीबायोटिक्स और इनकम्प्लीट कोर्स बैक्टीरिया को स्ट्रेस देते हैं और बैक्टीरिया अब कुछ ऐसे जीन एक्सप्रेस करने लगता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाने लगता है जो पहले वो नहीं बना पाता था। यही जीन्स, यही प्रोटीन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस स्ट्रेस से कुछ कमजोर बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन जो इस स्ट्रेस को झेलकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, अब वो अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन आसपास के सभी बैक्टीरिया को फ्री में ट्रांसफर करने लगते हैं और अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाने लगते हैं ताकि अगली बार कोई भी एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया का कुछ ना बिगाड़ सके। सेम उसी तरह हमें भी अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है और आप सॉल्यूशन जानने में इंटरेस्टेड हैं, फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि हमारी कम्युनिटी बैक्टीरियल कम्युनिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमने अभी कुछ एक्शंस नहीं लिए तो क्या होगा? सिंपल, सर्जरी रिस्की हो जाएगी, सी सेक्शन डेंजरस हो जाएगा, कैंसर, कीमोथेरेपी अनसेफ हो जाएगी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट इम्पॉसिबल हो सकता है। 2050 तक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से होने वाली डेथ कैंसर से ज्यादा होंगी। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए पोस्ट एंटीबायोटिक एरा। तो सॉल्यूशंस क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि एंटीबायोटिक्स ह्यूमन मेड है, प्रॉब्लम्स भी ह्यूमन मेड है, सॉल्यूशन भी ह्यूमन मेड हो सकती है। एंटीबायोटिक्स को पैरासीटामोल की तरह लेना बंद कीजिए। डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करे तो उसे पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। एंटीबायोटिक्स का हर एक इनकम्प्लीट कोर्स आपके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को ट्रेन करता है। एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए सेल्फ मेडिकेशन बंद कीजिए, बेटर हाइजीन अडॉप्ट कीजिए। गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर और बाकी की फूड इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक्स के यूज को रेगुलेट करना चाहिए विद स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस। हॉस्पिटल्स में अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स देना बंद होने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, हम ह्यूमंस को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आज प्रॉब्लम बैक्टीरिया नहीं है, प्रॉब्लम हमारी आदत है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कोई फ्यूचर थ्रेट नहीं रहा बल्कि प्रेजेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइसिस है और अगर हमने आज एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अडॉप्ट नहीं किया तो कल सिंपल इन्फेक्शन भी अनट्रीटेबल और थ्रेटनिंग हो सकता है। एंटीबायोटिक्स को चॉकलेट की तरह लेना बंद कीजिए, उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो और इस तरह के इश्यूज़ पर हमें और बात करनी चाहिए तो आपको 2-3 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये 2 चीज़ें करने से यूट्यूब एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है कि ये टॉपिक, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और यूट्यूब इस तरीके के कंटेंट्स को और ज़्यादा प्रमोट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाने में हमारी मदद करिए। सभी हॉस्पिटल्स, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि हम सब मिलकर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर सकें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैं इस टॉपिक पे सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तब तक सेफ रहो, अपना ख्याल रखो और कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। दिस इज डॉक्टर कुमार एंड यू आर वॉचिंग रेप्लिकेटिंग माइंड्स।